अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। कंटिन्यू करते हैं। पार्ट वन में मैंने आपको इंट्रो दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, कुछ मेन कैरेक्टर थे जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वो बताए। फिर एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने दिया आपको। अब इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो इवेंट्स उस टाइम पे ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, या एक समरी कह लें कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो समरी थी वो मैं आपको देता हूँ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई, उसमें क्या क्या वाक़यात हुए, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके कि इसकी जो काजेज़ थी। इवेंट्स की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले होता है 1806। 1806 में जो इंडियन सोल्जर होते हैं वो टीपू सुल्तान के लिए ना अपनी जो जज़्बात होते हैं वो शो करते हैं 1806 में। और ये वेल्लर का इलाका है, इसमें शो करते हैं। वेल्लर के इलाके में ये आजकल तमिलनाडु जो इंडिया की स्टेट है वो उसमें आता है। देन आगे 1824, इसमें जो बर्मा की जो कैंपेन लॉन्च करना चाह रही होती है ना, मतलब बर्मा को एनेक्स करने के लिए, जो आज का म्यांमार है, तो उसको जो सोल्जर होते हैं वो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, वो रिवॉल्ट करते हैं 1824 में। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं 1856 में। एक मेजर जो इंसिडेंट है वो होता है, उसमें ये अवध को एनेक्स कर लेती है कंपनी। और अगर इसके एग्रीमेंट की रूह से देखें तो ये ना इसको अवध को डिफेंड करने के लिए होता है। ये एग्रीमेंट के थ्रू ये डिफेंड कर रही होती है ये, लेकिन ये इसको एनेक्स कर लेते हैं 1856 में। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह करते हैं। इसके बाद इंडियन फौजी जो होते हैं, मतलब जो हमारे इधर के सब कॉन्टिनेंट के, वो इनसे क्या करते हैं, आर्टिलरी भी ले लेते हैं और ब्रिटिश फौज बढ़ा देते हैं, ब्रिटिश फौज इंक्रीज कर देते हैं। और जो आर्टिलरी होती है ना वो इनसे ले लेते हैं, इंडियन फौजियों से। देन नेक्स्ट होता है 22 जनवरी 1856 1857। 22 जनवरी 1857, जो न्यू कैटरेजेस आए होते हैं इनफील्ड राइफल के। न्यू इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस करवाती है कंपनी, वो इसके जो कारतूस होते हैं उसमें काफ़ी सारा कह लें कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कि ये पिग की और काऊ की ना फैट से बने हुए हैं। इनके जो पैकिंग है ना पिग और काऊ की फैट की है, तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। लेकिन कंपनी इनको ना काफ़ी दबाती है, फोर्स करती है कि आप ये यूज़ करें, इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पिग और काऊ की फैट नहीं है। फिर ये चलते चलते चल जाता है मामला मार्च तक जनवरी से मार्च तक रेजिस्टेंस काफ़ी रहती है, इनको फोर्स करते हैं। और अप्रैल में ये लोग आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि जी नहीं, हमने कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट करना है, और ये खुद को ना मुनज़्ज़म करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन सोल्जर होते हैं, और वो शहरियों को भी अपने साथ मिलाने की ट्राई करते हैं। अब बगावत जो इन्होंने प्लान की होती है, म्यूटनी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 31 मई की होती है कि हमने 31 मई को शुरू करनी है। लेकिन कुछ काजेज़ और कुछ इंसिडेंट इस तरह हो जाते हैं कि ये 10 मई को बाकायदा तौर पे रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और ये इलाका होता है मेरठ का। मेरठ के इलाके से बाकायदा म्यूटनी स्टार्ट हो जाती है, और इंडियन जो फौजी होते हैं वो अपने सीनियर्स को ना बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बना लेते हैं और आगे जो है मार्च करना और इनको कुछ यूरोपियन लोगों को भी कत्ल कर देते हैं। और फिर ये आगे मार्च करना शुरू कर देते हैं 11 मई को। 11 मई 1857 को ये दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं, और एम्परर जो शाहजहां उस टाइम पर होता है मुगलों का, उसको कहते हैं कि आप हमारे लीडर बने, और हम आपकी लीडरशिप में जो है वो म्यूटनी स्टार्ट करते हैं। तो ये खुश हो जाते हैं कि चलो किसी ने तो मुझे लीडर माना ना तो ये अपनी इनको लीड करना स्टार्ट कर देते हैं 11 मई 1857 को। और फिर ये दिल्ली को जो है ना इस पे एनेक्स कर लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ पे जो यूरोपियन बशिंदे होते हैं इनको ये कहते हैं कुछ को कि करनाल चले जाएं। करनाल का जो इलाका है ये आजकल की इंडिया की हरियाणा स्टेट में आता है, कि यहाँ चले जाएं आप लोग, और कुछ लोगों को ये ना कैद कर लेते हैं। और फिर 16 मई आ जाती है। 16 मई को ये लोग 50 यूरोपियन बशिंदों को कत्ल कर देते हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी होते हैं। अब यहाँ से ना इनसे गलती हो जाती है, मई के एंड तक हालात ठीक होते हैं। यहाँ से इनसे गलती ये होती है कि जो टेलीग्राफ की वायर्स होती है ना, टेलीग्राफ टेलीग्राफ की ये वायर्स को ना कट करना भूल जाते हैं।
अब अगर जब इनको कट करना भूल गए तो पैगाम जो है वो जो ब्रिटिश के जो वफादार कह लें कि फौजी होते हैं वो उन तक चला जाता है कि म्यूटनी स्टार्ट हो गई है, इनको भी पता चल जाता है। तो ये अपनी एक स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि अगर ये टेलीग्राफ की वर्ड्स को कट कट कर देते तो ऑल दो रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन कहते हैं गलती एक गलती भी भारी पड़ती है। सो 4 जुलाई का दिन आता है, 4 जुलाई 1857। इस दिन क्या होता है कि यूरोपियन को रामपुर में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और यही में आगे जाके होता है लखनऊ में, रोहेलखंड में और अवध में। और ऐसे ही करते हैं, जो यूरोपियन होते हैं इनको पकड़ पकड़ के मारना स्टार्ट कर देते हैं। जून का महीना चलता रहता है, जून के महीने तक जो म्यूटिनर होते हैं उनकी कह लें कि अपर हैंड होता है। लेकिन हालात बदलते हैं 16 जुलाई को। 16 जुलाई को हालात इस तरह बदलते हैं कि जो नाना साहब होते हैं ना, उनको शिकस्त होती है फतेहपुर में। फतेहपुर में इनको शिकस्त होती है। यहाँ से हालात जो है ना वो बदलने शुरू हो जाते हैं और कंपनी की फतह स्टार्ट हो जाती है। फिर ये खुद को कह लें कि एक रीग्रुप करते हैं नाना साहिब, और 16 अगस्त को फिर जो है वो हमला करते हैं। लेकिन 16 अगस्त को ही इनको फिर शिकस्त होती है बिथोर में। बिथोर में फिर इनको शिकस्त हो जाती है और फिर ये भाग जाते हैं। मेन लीडर जो नाना साहिब होते हैं वो नेपाल की तरफ भाग जाते हैं और यहाँ पे इनकी 1859 में डेथ होती है रिपोर्टेडली। अब इन्होंने जो है 16 अगस्त तक पहुंच जाते हैं। फिर डे आता है करते करते 22 सितंबर का, और कंपनी बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेती है। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेती है और अगले दिन जो नाश्ते में ना इनके जो पोते और पोतियां होती हैं और उनके ग्रैंडसन होते हैं, इनके बेटे होते हैं, इनके सर काट के इनको पेश करती है कंपनी सजा के तौर पे कि आपने हमारे खिलाफ जो है वो म्यूटनी में साथ दिया। देन इसी दिन 22 सितंबर को ही कंपनी लखनऊ की जो रेजिडेंसी होती है उसको भी दोबारा अपने कब्जे में ले लेती है। फिर कह लें कि इसके बाद एक किस्म की शिकस्त हो जाती है इन सबको। लेकिन फिर मेन करेक्टर जो है ना वो सामने आता है 1858 में झांसी की रानी का, क्योंकि झांसी की रानी बच जाती है, वो हार नहीं मानती। झांसी की रानी जो है ना वो हार नहीं मानती, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का जो है ना वो ऐलान जारी रखती है। वो इनके काबू नहीं आती। यकम जून या 1 जून कह लें, यकम जून 1858 को ये क्या करती है कि झांसी की रानी साथ मिलाती है टाटिया टोपे को, राव साहब को, नवाब ऑफ बंदा को, और ये ग्वालियर पे कब्जा कर लेते हैं। जो ग्वालियर का किला होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर कंपनी के साथ लड़ते लड़ते 17 जून का दिन आ जाता है। 17 जून को ये रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए मैदान जंग में शहीद हो जाती है 17 जून को। और फिर उसी दिन ही एक महबूब खान, जो एक जो लीडर होते हैं महबूब खान वारफ में उठने के, उनको अलीगढ़ में फांसी दे दी जाती है। अलीगढ़ में इनकी फांसी हो जाती है। फिर 17 जून को ये हो गया, और फिर ये टाटा टोपियो को भी पकड़ लेते हैं और इनको 18 अप्रैल 1859 में इनकी जो है वो फांसी मंजूर होती है और इनको फांसी दे दी जाती है। अब ये तो कह लें कि मेन वाक़यात थे जो मैंने आपको बयान किए हैं। अब सारे वाक़यात को डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। सो इसमें ऑल्दो हिंदू और मुसलमानों दोनों ने जो है वो साथ दिया था, लेकिन ब्रिटिश जो है और कुछ हिंदू इनके साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मुस्लिम्स जो है वो ही म्यूटनी के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिम पावर में थे उस टाइम पे। और जो है ब्रिटिश को भी लगता है कि मुसलमानों ने ही हमारे खिलाफ रिवॉल्ट किया है, तो ये मुसलमानों को एक अच्छा खासा इबरत का निशान बना देते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सर जनरल ह्यू रोज जो है वही कह लें कि जनरल होते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो कंपेन होती है ब्रिटिश की तरफ से उसको लीड कर रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तारीफ वही होती है जो दुश्मन आपका करता है। तो सर ह्यू रोज उनकी जो एक कह लें कि बायोग्राफी है, सेंट्रल इंडिया कंपेन इस नाम से उनकी बायोग्राफी है, उसमें वो लिखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हैड बीन द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल लीडर्स रेबल एंड लीडर्स, ठीक है, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, ओनली मैन अमंग म्यूटनरीज। लेकिन वो कहते हैं कि मर्दाना जो म्यूटनरी थे उनमें अगर कोई मर्दानी थी तो वो झांसी की रानी थी। सो इनके बारे में एक काफ़ी जो है वो अच्छा बयान सर ह्यू रोज देते हैं।
ऑल्दो वो इनके खिलाफ जो है ना वो कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये ब्रेवेस्ट थी और इनके पास जो लीडरशिप थी वो कमाल की थी। देन अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल काजेज़ क्या थी। पॉलिटिकल काजेज़ देखें तो वो एक्सपैंड कर रहे थे अपनी ना जो टेरिटरी है दिन ब दिन, और उसको इसके लिए वो कोई भी मीन यूज़ करने के लिए तैयार थे। तो उसने मेनली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये क्या होती है कि अगर ये होती है 1848 में लॉर्ड डलहौजी, ये इसको कैंपेन को जो है जो कह लें कि डॉक्ट्राइन है इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इस डॉक्ट्राइन में क्या है कि अगर कोई राजा कह लें, अगर कोई राजा या स्टेट का जो सरबरा होता है उसकी अगर अपनी औलाद नहीं है और वो भी अपनी मेल औलाद नहीं है, और अगर उसकी अपनी मेल औलाद नहीं है तो उसकी जो सल्तनत है उसके मरने के बाद वो कंपनी ले लेगी। तो इससे वो 17 की स्टेट को लेते हैं, एनेक्स करते हैं जीतपुर की और फिर झांसी की। इसी वजह से झांसी की रानी जो है इनके खिलाफ हो जाती है। देन नागपुर में भी नागपुर की जो है वो स्टेट इसको करते हैं। और इंडियन कौंसिल जो थी, मैं कह लेंगे रिप्रेजेंटेशन जो थी उसमें लेजिस्लेचर में जो असम्बली होती है इंडियन असम्बली, जिसमें ब्रिटिश थे सारे, उसमें कोई लोकल बंदा भी लोगों की रहनुमाई के लिए नहीं था। देन अवध है 1856 में इसको एनेक्स करते हैं, और इसको किस तरह एनेक्स करते हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं करते, ये सब्सिडरी अलायंस से करते हैं। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है कि आपने क्या करना है जी, कंपनी के साथ अलायंस बना लेना है, और ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब इस अलायंस में क्या होता है कि आपने कंपनी के साथ अलायंस कर लिया, अब रूलर को क्या करना पड़ता है कि पे करना पड़ता है कंपनी को। पे क्यों करना पड़ता है कि इन्होंने अपनी जो फौज है कंपनी ने वो इन लोगों की स्टेट के लिए ना हिफाजत के लिए लगाई होती है। अब कंपनी की फौज है, लेकिन आपने काम ले रहे हैं कंपनी की फौज से, तो आपको पे करना पड़ेगा फौज को। और अब ये किस तरह थी, इसकी फोर पॉलिसीज होती थी। फोर पॉलिसीज में क्या था, एक तो आपकी ये स्टेट है ना इसके बाहर आ जाएगी एक एग्रीमेंट में ना, यहाँ के आपकी बॉर्डर की हिफाजत करेगी। दूसरा ये है कि आपके बॉर्डर के अंदर अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ पे आ जाएगी। और तीसरा ये है कि कुछ फौज आपके पास रहेगी, बाकी सारी कंपनी के पास रहेगी। जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत होगी तो जो है ना फौज आपको दे दी जाएगी कंपनी की तरफ से। अब चौथा और सबसे खतरनाक अलायंस क्या था कि आप कंपनी को इजाज़त दे देते हैं कि जो छावनियाँ कह लें सिंपल लैंग्वेज में, छावनियाँ बना लें, फौज की जो रेस्ट हाउस है वो बना लें। और ये सबसे जो है ना वो खतरनाक पॉलिसी थी। इसी पॉलिसी को साइन करता है अवध का जो राजा होता है, वो इनको करता है। इनका नाम है आई थिंक, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। अवध के जो कह लें कि उस टाइम पे के रोज राजा होते हैं वो नवाब वाजिद अली शाह होते हैं। तो ये वो इनके साथ ये चीज़ साइन करते हैं। अब इसमें ये कंडीशन ये होती है कि आपने कभी भी अपनी सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी आर्मी नहीं रख सकते अपनी स्टेट की। अगर आपने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है तो आपको पहले नंबर पे अपनी जो फौज है ना उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके नंबर कम पड़ने करने पड़ेंगे। और इसके बाद यह है कि आप कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर सकते। ब्रिटिश जब तक नहीं चाहेंगे आप एग्रीमेंट नहीं साइन कर सकते किसी भी बंदे के साथ। और उसके बाद कोई यूरोपियन आप नहीं रख सकते सिवाय ब्रिटिशर के। अब जब तक मतलब आप कह लेंगे आपने टोटली कंपनी को अपनी स्टेट दे दी है, आप सिर्फ नाम के राजा हैं। और इसका जो सबसे पहले जो शिकार होती है वो हैदराबाद की जो स्टेट है 1798 में होती है। और मैसूर 1799 में, एंग्लो मैसूर जो वार होती है ना, एक 1782 की होती है मैंने आपको बताया, फिर 1784 की होती है, और फिर 1799 में एटलीस्ट एट लास्ट पे जो है ना वो कंपनी शिकस्त दे देती है टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं 1799 में। फिर जो बाद में जो यहाँ का कोई राजा बनता है तो वो इसको साइन कर लेता है। फिर तंजौर की, फिर अवध की, और फिर पेशवा 1802 में। तो ये पॉलिटिकल काजेज़ थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलीजियस काजेज़ क्या-क्या थी। इसमें सबसे पहले आता है क्रिश्चियन मिशनरीज़, जो है ना वो उसकी तबलीग के लिए कह लें कि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसकी तबलीग के लिए ये जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज़ आते हैं और वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है वो एक एक्ट भी पास करवाते हैं इंडिया में, जिसकी मदद से आप कह लें कि इस काम को मज़ीद प्रमोशन मिलती है, मज़ीद कह लें कि उसको हेल्प मिलती है इस काम को प्रमोट करने के लिए। देन एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होता है कि वो मदरसा का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। फिर मंदिर में
कि जो कह लें कि वो एजुकेशन दे रहे होते हैं उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, कोई भेदभाव नहीं रखते। देन फिर अडल्टरी जो रेप का क्राइम है, इसको वो सिविल क्राइम कह देते हैं और सती को जो है वो अबॉलिश करवा देते हैं। इसमें राजा राम मोहन राय इंडियन की तरफ से जो होते हैं वो भी कह लें कि सर सैयद की तरह ही एक रिफॉर्मर आते हैं हिंदुओं की तरफ से। वो भी साथ देते हैं, सती को अबॉलिश करवाते हैं। देन चाइल्ड मैरिज जो होती है उसको भी अबॉलिश कर देते हैं। आई थिंक 16 ईयर मिनिमम एज रखते हैं शादी की और रीमैरिज ऑफ विडोज़। अब हिंदुओं की ये दोनों चीज़ें जो हैं सती और विडो की रीमैरिज, ये दोनों कह लें कि एक महज़ब और उनकी बहुत ऊँची रिवायत में से था सती और रीमैरिज ऑफ ए विडो। सती में क्या कि अगर आप किसी औरत का हस्बैंड जो है वो वफ़ात पा जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो औरत को भी साथ ही जला देते थे उसकी। ऑल्दो ये एक इंसानी अलमिया है, ये नहीं होना चाहिए था, ये इन्होंने कह लें कि अच्छा काम किया सती का, लेकिन हिंदुओं को ये था कि इन्होंने हमारे मज़हब के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। डिस्क्रिमिनेशन तो आप देख लें कि अभी भी यूरोपियन कह लें ना जितना मर्ज़ी महोज़्ज़म बन जाए, ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। अभी तक भी अमेरिका की जो सबसे बड़ी सुपर डेमोक्रेसी बनी फिरती है, वहाँ पे भी ब्लैक को वो अभी तक वो राइट्स हासिल नहीं है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना पीक पे था। वहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जहाँ पे वो रहते होते थे गोरे। इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पे था। देन इकोनॉमिक कॉजेज़ आ जाती हैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था कि इन्होंने लोकल इंडस्ट्री तबाह कर दी बिल्कुल ही। इन्होंने पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से बनाई कि लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल ही तबाह हो गई और ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट होते थे, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगा दिए तो ज़ाहिर बात है इनकी जो प्राइस है वो हाई हो जाएगी और वो कम्पीट नहीं कर पाएँगे मार्केट में। मार्केट में वही चीज़ बिकती है जो सस्ती होती है दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से, और ये तो महँगी हो गई तो लोगों ने काफ़ी कम जो है इनको लेना स्टार्ट किया। तो इस वजह से जो आम आदमी था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। अब कहते हैं कि लूटेड इन्होंने 42 ट्रिलियन जो है वो इंडिया से चुराए थे। शशि थरूर एक राइटर है इंडिया के, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगर आप उसको पढ़ें तो आपकी आँखें खुल जाती हैं कि किस तरह इन ब्रिटिशर ने एक पॉलिसी के तहत हमें बिल्कुल ही कंगाल करके रख दिया। 42 ट्रिलियन डॉलर लूटे और टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी बंगाल की, वो इसको इन्होंने सिस्टमैटिकली इस तरह तबाह किया कि वो फिर 150 साल तक उठी नहीं। ब्रिटिश जो टेक्सटाइल थी वहाँ से ही मैनचेस्टर कह लें कि मैनचेस्टर से सारा एक टेक्सटाइल की जो गुड्स होती थी वो इम्पोर्ट होती थी इंडिया में, और इंडिया एक ह्यूज मार्केट थी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो मैनचेस्टर से यहाँ पे इम्पोर्ट करते थे। और इन्होंने इस तरह इसको कहने की इतनी बुरी तरह से मुतासर किया कि जो कारीगर वहाँ पे होते थे उनके हाथ तक काटे गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये इनकी बुक में लिखा हुआ है, शशि थरूर की बुक में। देन टैक्सेशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए थे लोगों पे अपने पैसे पूरे पूरे करने के लिए, क्योंकि इसमें कह लें कि ज़मींदारी 3 किस्म के टैक्स सिस्टम थे। एक ज़मींदारी था, एक रोतवाड़ी था, एक महलवाड़ी था। अब ज़मींदारी में क्या होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लैंडलॉर्ड्स की, कि लोगों को बहुत सारी जागीरें दे दी जाती थी जैसे फ्यूडल सिस्टम में होता है। बहुत सारी लैंड दे दी इन्होंने और लैंडलॉर्ड से कहा कि आप टैक्स जमा करें। अब अगर टैक्स जमा नहीं कर पाता था तो इससे ज़मीनें वापस छीन ली जाती थी, और कह लें कि अगर किसी लैंडलॉर्ड से उसकी ज़मीन छीन ली तो उसकी इज़्ज़त छीन ली। तो ये कंपनी को टैक्स देने के लिए कुछ भी कर सकते थे। पेमेंट पे बहुत ज़्यादा ये फ़ोर्स करते थे उनको, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन होती थी उन पे। देन रोजवाड़ी सिस्टम था। अब ये था कि इंडिविजुअल फार्मर जो होते थे जिनकी अपनी ज़मीनें होती थी, उनको उनके ऊपर ये टैक्स था। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली जाती थी। कह लें कि प्लंडरिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे, प्लंडरिंग ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे थे। अगर नहीं टैक्स दे सकते तो आपके पास ज़मीन भी नहीं रहने देते थे। अब महलवाड़ी में क्या होता था कि पूरे के पूरे गाँव में के ऊपर टैक्स लगा देते थे, जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट कह लें कि वो उनके ऊपर लग जाती थी, और अगर नहीं देते थे तो उस गाँव की शामत आ जाती थी। देन ये लंगार मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। देन टैरिफ पॉलिसी वही आ जाती है कि टैक्स लगा दी, टैरिफ लगा दी इंडियन प्रोडक्ट्स पे, इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाती थी। यहाँ पे ही वो कोई कह लें कि कौड़ियों के भाव इनको बेचनी पड़नी थी। देन स्टैम्प एक्ट आ जाता है
1829 में। इसमें क्या होता है कि आपको जस्टिस के लिए पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, जो आज भी है कि आपको वकील हायर करना पड़ेगा, फिर कचहरियों में केस चलेंगे। तो ये था, पहले ये नहीं होता था, पहले आप राजा के पास जाते थे या किसी बादशाह के पास जाते थे तो वो आपको सुनवाई होती थी, लोकल एक ओपन कोर्ट होती थी, वहाँ पे आपको फिर पे नहीं करना पड़ता था। तो ये स्टैम्प एक्ट से इन्होंने जो इंसाफ है उसको भी मोनेटाइज कर दिया। ठीक है, आपको इसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। देन मिलिट्री कॉजेज है, मिलिट्री में देखें क्या सब पूरी की पूरी फौज को ना एक जैसा डील किया जाता है। सिपाही हैं तो सब सिपाहियों का रैंक सेम होगा, उनको सेम डेट पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रखा मिलिट्री में भी। अब ये उन्होंने कर दिया कि इंडियन सोल्जर किसी भी हालत में जो भी इनको हुक्म देते थे ब्रिटिश, इन्हें ओबे करना पड़ता था, अगर नहीं करते तो इन्हें निकाल दिया जाता था। देन कह लें कि इंडक्शन ऑफ जो ग्रीस्ड कैटरीज थे, मतलब वही फैट और पिग वाली जो चर्बी, सॉरी काऊ और पिग वाली जो चर्बी के कारतूस थे, इनको यूज़ करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। ऑल्दो रूमर है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं है कि वाकया ही काऊ और पिग की जो है ना वो फैट यूज़ हो रही थी। ये प्रूवन नहीं है, लेकिन ये रूमर्स थे काफ़ी ज़्यादा। देन क्या लें कि हिंदूज़ जो है वो सी को क्रॉस करने को ना अच्छा नहीं समझते, ये अपशगुन कह लें कि वो समझते थे इस चीज़ को। लेकिन इन्होंने हिंदुओं से भी बाकायदा साइन करवाते थे पहले कि अगर फ़ौज में आपने भर्ती होना है तो पहले नंबर पे इस चीज़ पे साइन करें कि जो मर्ज़ी हो आपने सी का ना, सी में आपने लाजमी सफ़र करना है कंपनी के कहने पे, जो मर्ज़ी हो जाए। देन इनइक्वालिटी इस तरह होती थी कि ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो 17 ईयर्स पे रिटायर होते थे और इंडियन 55 पे रिटायर हो जाते थे। और इंडियन का जो रैंक होता था वो सूबेदार से ऊपर कभी नहीं गया और ब्रिटिश हाई रैंक्स तक चले जाते थे। तो ये इस तरह इन्होंने मिलिट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखा इंडियंस के साथ। देन आगे चलते हैं, ये फिर आप देखेंगे ये कैटरीज है, ये इसकी पैकिंग है। अब इस पैकिंग को आपको मुँह से खोलना पड़ता था। अब ये जो चीज़ बंद हुई पड़ी है ना, इस कहते थे कि इसको फैट और पिग की चर्बी के साथ बंद किया गया है। ऑल्दो अब ये साबित तो नहीं है कि फैट और पिग की चर्बी वाक़या ही थी या इसको फैलाया गया था। ये कोई बंदा कह लें कि इस तरह कह नहीं सकता कि फैक्ट एंड फिगर्स है। तो ये इस गन को ना लोड करना दिखाया गया कि कैसे लोड होता था। पहले इसको आप मुँह से काटते थे इस चीज़ को, फिर इसको डालना था, जो गन पाउडर होता है इसको बंदूक में डालते थे और इसको दबा के फिर जो है वो शूट करते थे। एंड देन इमीडिएट काज वही है कि कैटरीज पे मामले पे ना काफ़ी ज़्यादा जो फौज में ना भड़काऊ शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें काऊ जो है हिंदुओं के लिए एक मुकद्दस जानवर है और पिग मुसलमानों के लिए कह लेंगे एक बिल्कुल ही एक नीच लेवल का जानवर है, जिसको हम लोग इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो ये दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक इज़्ज़त का और एक इनके मज़हब का मामला था। तो इस चीज़ ने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वार को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जल्दी स्टार्ट करने में मदद दी। देन मुस्लिम एलीट थी, पहले वो टॉप पोजीशनों पे होते थे, जब गोरे आ गए, कंपनी आ गई, तो इन्होंने फिर उतार दिए। ज़ाहिर बात, अब जो हुकूमत कर रहे होते हैं, हुकूमत का नशा ऐसा है कि अगर आप हुकूमत नहीं कर रहे तो ये आप चीज़ आपको बड़ी तंग करती है। तो इन्होंने लोगों को साथ में लाया और म्यूटनी के लिए दबाव डाला, या कह लें कि म्यूटनी के लिए इनको उकसाया लोगों को। इम्पोर्टेंट सेंटर जो हैं वो ये थे, दिल्ली था, बरेली था, कानपुर था, देन लखनऊ था, झांसी था, इलाहाबाद था, बिहार, साउथ इंडिया जो है वो इसमें शामिल नहीं था। ये सारी वॉर नॉर्थ में लड़ी गई थी, और अगर साउथ भी शामिल होता तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा और हो सकते थे। अब रीज़न आ जाती हैं, रीज़न में क्या है कि लैक ऑफ कोलैबोरेशन। वही चीज़ कि कोलैबोरेशन नहीं थी, नॉर्थ लड़ रहा था, साउथ नहीं लड़ रहा था, और जो लड़ रहे थे उनमें भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, लीडर्स और उनमें बाकायदा प्लानिंग नहीं थी, लीडर्स और थे, तो इस वजह से जो है ना प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो सकी। अब सेंट्रल लीडर नहीं था, मेन लीडर में हज़रत महल आ जाती हैं अवध की, नन्ना साहिब हैं, बहादुर शाह साहब हैं और झांसी की रानी, ये मेन लीडर आते हैं। बाकी लीडर तो बहुत सारे लीड कर रहे थे, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बाकायदा उनकी पिक्चर्स के साथ बताया कि कौन-कौन से लीडर्स थे। अगर हम देखें सिख्स और मराठास, ये मेन पावर थी उस टाइम पे, काफ़ी कह लें कि इनकी मैन पावर ज़्यादा थी। ब्रिटिश के पास मैन पावर की कमी थी, लेकिन जब सिख और मराठे भी जो हैं वो ब्रिटिश के साथ आ जाते हैं तो उनकी मैन पावर की जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। ऑल्दो ये पहले ब्रिटिश ने इनको मराठों को और सिखों को बहुत मारा था। आई थिंक 1840s में सिख्स को मारा था, इससे पहले मराठों को मारा था। तो फिर भी ये ब्रिटिश के साथ जो है ना वो साथ मिल जाते हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ
जो है ब्रिटिश का साथ देते हैं। फिर निज़ाम ऑफ दक्कन जो है वो भी साथ हो जाते हैं इनके ब्रिटिशर के, और मैन पावर की कमी इनकी पूरी हो जाती है। देन वार ब्रोक आउट, मतलब मैंने आपको बताया ना कि 31 मई डिसाइड की गई थी वार, लेकिन ये 10 मई को स्टार्ट हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है प्लानिंग में कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाता है बंदे को, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई म्यूटनी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। देन लैक ऑफ मनी, पैसे नहीं थे। फाइनेंस तो ब्रिटिश के पास था। बख्त खान इंडियन का कह लें कि इंडियन सोल्जर में एक काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे था। ये अपनी प्लाटून या अपने फौजी जो इसके साथ थे इसको साथ लेके आया दिल्ली में लड़ने के लिए, लेकिन इसके साथ कोई अच्छा कोऑपरेट नहीं किया गया। ट्रेडर्स भी थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, मर्चेंट्स ने भी कंपनी का साथ दिया इसमें। देन क्रीमियन वॉर थी। क्रीमियन वॉर ये था कि 1853 से 1856 में रशिया के खिलाफ इन्होंने लड़ी थी, ऑटोमन एम्पायर ने और फ्रांस ने और यूके ने। तो ब्रिटिश फौजी थे वो क्रीमिया में थे। क्रीमिया कह लें कि नज़दीक पड़ता है बनिस्बतन इंग्लैंड से फौजी मंगाने के, तो उन्होंने क्रीमिया से जल्दी में फौजी अपने मंगवा ले जो यहाँ पे थे। 1856 में वार ख़त्म हो गई थी, तो कुछ फौजी यहाँ से जा रहे थे वापस इंग्लैंड की तरफ, तो इन्होंने फिर यहाँ से इनको वापस बुला लिया। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया ब्रिटिश को। ये कह लें कि एक किस्म का अनफॉर्चून था हमारे लिए, अनफॉर्चून सा था। देन लैक ऑफ फॉरेन सपोर्ट थी। आपको टर्की ने भी नहीं सपोर्ट किया, ईरान ने भी नहीं किया, अफगानिस्तान से भी इन्होंने मदद मांगी, लेकिन फॉरेन सपोर्ट नहीं आई। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थे वो ब्रिटिश के अंदर थे। अब ब्रिटिशर को पता था इनको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, तो इस वजह से ये कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जंग हरवा भी सकती है और जिता भी सकती है। नेपोलियन की बात आपको याद होगी, नेपोलियन को जो है वो एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो इतनी बड़ी जंग हार जाता है। देन अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए? क्वीन विक्टोरिया को जो है ना वो इन सारे वाक़यात का इल्म होता है। मैंने आपको बताया कि 1770 से ही क्वीन को ना कंपनी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना उनके बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये वार ऑफ म्यूटनी होती है तो तब क्वीन को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पार्लियामेंट की तरफ से क्वीन को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये हालात चल रहे हैं, कंपनी ये कर रही है इंडिया में। तो जो कंपनी जो क्वीन होती है वो कहती है कि मैं एक इंक्वायरी लॉन्च करूँगी और मैं एक साइड का व्यू नहीं लूँगी, मैं दोनों साइडों को देखेंगी, इंडिया को भी और कंपनी को भी। अब इन्होंने क्या किया तो इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा नोटिस लिया कंपनी का। देन ब्रिटिश पीएम ये भी चाहते थे कि कंपनी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये अब इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस तरह इनको ख़त्म किया जाए। तो इन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि इनको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉर्मली दी गई है, इनको इजाज़त दी गई है, ये इनकी ख़त्म कर दी जाए। सो इन्होंने ख़त्म कर दी। और फिर किंग बहादुर शाह ज़फ़र था इनका जो ट्रीज़न कह लें कि इन्होंने कह लें कि आपने गद्दारी की है ब्रिटिश राज के साथ, तो इनका जो ट्रीज़न किया गया इनको बर्मा में एक्साइल कर दिया जाता है। बर्मा में जो आज का म्यांमार है वहाँ पे इनको एक्साइल कर दिया जाता है। और कह लें कि फर्स्ट कैजुअल्टी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो खुद थी, इसका शिकार खुद थी, क्योंकि यहाँ से खुद ही कंपनी ख़त्म हो जाती है। और ये चलते चलते 1864 तक इसकी जो है ना वो तारीख में हिस्ट्री में आपको इसका 1864 तक इसका हवाला मिलता है। 1864 के बाद कंपनी के ऊपर कोई कह लें कि ना राइटिंग होती है ना हिस्ट्री में बात होती है। और आजकल लंदन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक स्टोर है, छोटा सा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ एक स्टोर मिलेगा छोटा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में। और इसके बाद इंडिया डायरेक्टली गवर्न हो जाता है ब्रिटिश राज के अंदर, मतलब क्वीन के अंदर चला जाता है। क्वीन का जो अथॉरिटी होती है डायरेक्ट क्वीन की अथॉरिटी पे में आ जाता है इंडिया। और फिर लॉर्ड कैनिंग आते हैं क्वीन की तरफ से, और वो कहते हैं कि हम लोग जितने भी जो राज रजवाड़े इन्होंने कब्जा किया हुआ था कंपनी ने वो हम वापस कर देते हैं, और 500 स्टेट वापस की जाती हैं। इनमें कश्मीर और हैदराबाद की स्टेट भी आ जाती है। देन एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फॉर्म की जाती है, और उसमें जो प्रिंसेस होते हैं स्टेट्स के उनको भी इंडक्ट कर लिया जाता है, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब जो भी वार की काजेज़ थी इन्होंने उन काजेज़ को ख़त्म करने की कोशिश किया, किसी ना किसी तरह जो है ना हालात बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। देन कंक्लूजन आ जाता है
इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश मुसलमानों को ना काफ़ी ज़्यादा इबरत का निशान बनाते हैं, और ये यादगार गालिब है, मिर्ज़ा गालिब की एक बुक है। उसमें अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि इन्होंने किस तरह हालात जो है मुश्किल बना दिए थे। हालात को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टफ़ बना दिया था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की ज़िंदगी इन्होंने बिल्कुल अज़ाब कर दी थी। ऐसे में फिर क्या होता है कि कहीं मुसलमान अगर ख़त्म ही ना हो जाएँ, यही डर था कि अगर इतना इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की, तो यही डर था कि मुसलमान कहीं इस रिश्ते से ख़त्म ही ना हो जाए। ऐसे में एक लीडर सामने आते हैं, सर सैयद अहमद खान, वो इमर्ज होके आते हैं और मुसलमानों को लीड करते हैं। और ये सिर्फ़ यही आदमी है जिसकी वजह से जो है ना मुस्लिम आइडेंटिटी उस वक़्त बच पाती है, क्योंकि ब्रिटिश मुसलमानों के खिलाफ हाथ धो के पड़े हुए थे। जहाँ भी इन्हें नज़र आता था, कुछ ना कुछ उस पे डाल के उसको फांसी दे दी जाती थी या कैद कर दिया जाता था। अगर कोई मुसलमान है, कोई ताजिर है, अच्छी तरह वो अपना बिज़नेस कर रहा है, तो उसके आगे भी ये कोई कुछ ना कुछ रुकावटें डाल के इस कोई ट्रेड को बंद कर दिए जाते थे। एजुकेशन में बिल्कुल इनको लैग कर दिया गया, और इसकी जहाँ हिंदुओं को इंडक्ट करते हैं। सो आगे हम जब हम सर सैयद का लेक्चर करेंगे, अगला लेक्चर भी हमारा सर सैयद का है, तो वहाँ से फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको 1526 से लेके 1857 तक ऑल दो जो मेन इवेंट्स हुए थे, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। अब हिस्ट्री को मैंने कंसाइज करने की कोशिश की, अगर कम फिर भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे लेक्चर, लेकिन आपको पूरी समझ आ जाएगी कि 1526 से लेके 1857 तक क्या क्या होता रहा। अब 1857 के बाद देखते हैं कि मुसलमानों की क्या हालत थी, और ऐसे में कह लें कि मुसलमानों पे अल्लाह का करम हुआ कि सर सैयद अहमद खान जैसी हस्ती मुसलमानों को मिल जाती है। ऑल्दो इन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो क्रिटिसिज्म जो इनकी सर्विसेज हैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। सो अगला लेक्चर इंशाल्लाह सर सैयद भी होगा। यहाँ पे ये वाला लेक्चर 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एंड करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। देन एंड वे थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपने मुझे बर्दाश्त किया इतनी देर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो काइंडली शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा सर सैयद अहमद खान पे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।